हेलो बच्चों, आज हम हिंदी संचय का पाठ 5 हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। इस पाठ के माध्यम से हम तिरंगा झंडा जो कि हमारे भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज है उसके बारे में विस्तार से हम जानकारी पढ़ेंगे। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ने से पहले इस पाठ के शब्दार्थ को पढ़ते हैं। वस्त्र का अर्थ होता है कपड़े। शौर्य का अर्थ होता है वीरता। ध्वज का अर्थ होता है झंडा। दृढ़ का अर्थ होता है पक्का। प्रतीक का अर्थ होता है चिन्ह। प्राचीन का मतलब होता है पुराना। स्वीकार का अर्थ होता है मंजूर। स्वतंत्र का अर्थ होता है आज़ाद। प्रतिवर्ष का मतलब होता है हर साल। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। निर्धारित का अर्थ होता है तय। तिरंगा का अर्थ होता है 3 रंग वाला। आरोह अवरोह का मतलब होता है उतार चढ़ाव। भ्रातृत्व का मतलब होता है भाईचारा। पवित्रता का मतलब होता है शुद्धता। विश्वास का अर्थ होता है भरोसा। इस प्रकार हमने इस पाठ के शब्दार्थ को पढ़ लिया है। अब हम तिरंगा झंडा जो कि हमारे भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज है उसके बारे में हम जानकारी पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़कर हम तिरंगा झंडे के बारे में विस्तृत जानकारी को प्राप्त करेंगे। भारत एक स्वतंत्र देश है, यानी हमारा जो भारत देश है वो आज़ाद देश है। स्वतंत्र का मतलब होता है आज़ाद। यह देश अत्यंत विशाल है, यानी ये जो देश है यह बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। भारत में प्राचीन काल से एकता की परंपरा चली आ रही है, यानी मिलजुल कर रहने का रीति रिवाज भारत देश में चला आ रहा है। इस विशाल देश के संचालन के लिए एक संविधान अपनाया गया, यानी ये जो बड़ा देश है इसको चलाने के लिए संविधान अपनाया गया है। संविधान में कुछ नियम दिए गए हैं, उसे अपना लिया गया है, स्वीकार कर लिया गया है। प्रत्येक भारतीय चाहे वह किसी भी प्रदेश का निवासी हो अपने भारत देश पर गर्व करता है, यानी किसी भी देश का हो यदि वो निवासी है लेकिन वो भारत देश का रहने वाला है, उसका जन्म भारत देश में हुआ है तो वो अपने देश भारत पर गर्व करता है। विश्व के सभी स्वतंत्र देशों का अपना राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होता है। यानी विश्व का मतलब होता है संसार, स्वतंत्र का अर्थ होता है आज़ाद। संसार के जितने भी आज़ाद देश हैं उनका अपना एक झंडा होता है, देश का एक झंडा होता है और देश के सम्मान के लिए एक गीत होता है, गान होता है और एक प्रतीक चिन्ह भी होता है। ये राष्ट्रीय चिन्ह हमारे देश की एकता को मजबूत बनाते हैं, यानी हमारे देश को मिलजुल कर रहने की जो पद्धति है उसे मजबूत वो करते हैं। तो आइए हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करें। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसमें 3 रंग की पट्टियाँ होती है। भारत देश का झंडा तिरंगा झंडा के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, तुम प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाते हो। इन विशेष अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। तुमने सरकारी भवनों पर इसे लहराते हुए देखा होगा। विदेशों में हमारे दूतावासों में, भवनों में भी यही ध्वज फहराया जाता है। यानी प्रत्येक साल, यानी हर साल 15 अगस्त के दिन और 26 जनवरी के दिन जो राष्ट्र के लिए विशेष पर्व होते हैं उस दिन इस झंडे को फहराया जाता है। इस झंडे को स्कूलों में, सरकारी भवनों में फहराया जाता है। हमने इसको सरकारी भवनों में लहराते हुए भी देखा है। विदेशों में हमारे दूतावास, यानी जो हमारे देश के लोग विदेशों में रह रहे हैं वहाँ पर भी, वहाँ के भवनों पर भी इस ध्वज को फहराया जाता है, इस झंडे को फहराया जाता है। इस ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया गया था, यानी 22 जुलाई 1947 सन में इस ध्वज को मान्यता प्राप्त हो गई थी कि ये भारत देश का झंडा मान लिया गया था। आइए इसके आकार और रंगों के बारे में जानें, यानी किस तरह का इसका आकार होता है और किस तरह के इसके रंग होते हैं और वो रंग किस बात के प्रतीक होते हैं, तो इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज आकार में आयताकार होता है, यानी उसका आकार आयत के समान होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, यानी 3:2 के
लंबाई चौड़ाई का हिसाब इसमें 3:2 का होता है। यह ध्वज 3 समानांतर पट्टियों में बटा होता है, यानी 3 समान पट्टियाँ इसमें होती है और ये पट्टियाँ 3 रंगों की होती है, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। 3 रंग की ये पट्टियाँ होती है, इस कारण इस भारत के झंडे का नाम तिरंगा रखा गया। अब ये जो तीनों रंग हैं ये भी अलग अलग विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध हैं, हमें अलग अलग प्रेरणा देते हैं। तो हम इन रंगों के बारे में और इनसे हमें क्या प्रेरणा मिलती है इन रंगों के माध्यम से वो पढ़ते हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी होती है, यानी सबसे ऊपर की पट्टी केसरिया रंग की होती है और इस रंग के पीछे एक लंबा इतिहास और परंपरा है। आपने देखा होगा कि साधु सन्यासी केसरिया रंग के ही वस्त्र पहनते हैं। केसरिया रंग जो होता है वो जागृति, शौर्य एवं त्याग का प्रतीक होता है। हमने देखा होगा कि ये बहुत पुराने इतिहास की बात कही गई है और पुराना रीति रिवाज बताया गया है कि पुराने समय में जो साधु सन्यासी थे वो केसरिया रंग के कपड़े पहनते हैं और केसरिया रंग जो है वो जागृति, शौर्य यानी वीरता और त्याग का प्रतीक माना गया है। यह हमें देशभक्ति का स्मरण कराता है। स्मरण मतलब याद कराता है, हमें देश के प्रति हमारी भक्ति भावनाओं को याद हमें दिलाता है। प्राचीन काल में सैनिक युद्ध भूमि में जाते समय केसरिया वस्त्र धारण करते हैं, यानी पुराने समय में जब सैनिक युद्ध लड़ने जाते थे तो उस समय वो केसरिया रंग के कपड़े पहनते थे। इस प्रकार तिरंगे का केसरिया रंग हमें बलिदान, वीरता एवं उच्च गुणों को बनाए रखने की प्रेरणा देता है, यानी ये गुण हमें केसरिया रंग के माध्यम से हमारे अंदर दर्शाने का बताया गया है। यानी वीरता हमारे अंदर होनी चाहिए, बलिदान का गुण हमें होना चाहिए और उच्च गुणों की भावना हमारे अंदर बनाए रखने की प्रेरणा ये रंग देता है। ये केसरिया रंग की विशेषता होती है। ध्वज के बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी होती है और सफ़ेद रंग सत्य और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, यानी जो सफ़ेद रंग है ये सत्य और पवित्रता के बारे में हमें प्रेरणा देता है। सत्य को हमें अपनी भाषा और आचरण में अपनाना चाहिए, यानी सच को हमें अपनी भाषा में और आचरण में उतारना चाहिए और जो हमारे अंदर विचार हैं उसमें भी हमें पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। सत्य और पवित्रता को सभी धर्मों में स्वीकार किया गया है, यानी सभी धर्मों में सत्य को माना गया है। यह रंग जो सफ़ेद रंग जो है ये शांति का प्रतीक भी माना गया है और यह रंग हमें जीवन में सच्चाई और पवित्रता और जीवन को सादा जीने की प्रेरणा हमें प्रदान करता है। कहने का मतलब है कि ये जो सफ़ेद रंग है हमें अपनी जीवन में सच्चाई, पवित्रता और अपने साधारण जीवन को जीने की प्रेरणा हमें देता है। तुम इस सफ़ेद पट्टी के नीचे हरे रंग की पट्टी देखते हो। हरा रंग जीवन में खुशहाली का प्रतीक माना गया है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस रंग में हमारे देश के खेतों की हरियाली की झलक हमें दिखाई देती है। हरा रंग विश्वास का प्रतीक होता है, यानी जब हम नीचे नीचे की पट्टी देखते हैं तिरंगे झंडे की तो वहाँ पर हमें हरा रंग दिखाई देता है और वो हरा रंग जो होता है वो जीवन में खुशहाली को दर्शाता है, क्योंकि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है और इस रंग में खेतों की हरियाली की झलक हमें दिखाई देती है और हरा रंग हमारे जीवन में विश्वास का प्रतीक भी माना गया है। सफ़ेद पट्टी के बीचों बीच एक नीले रंग का चक्र देखते होंगे। इस चक्र का व्यास समूची सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है। इसमें 24 कमानियाँ होती है, यानी हम सफ़ेद रंग की पट्टी के बीच में तिरंगे झंडे में सफ़ेद रंग की पट्टी के बीच में एक चक्र दिखाई हमें देता है। वो चक्र जो होता है वो सफ़ेद रंग की पट्टी की चौड़ाई के बराबर का होता है, यानी उतना चौड़ा वो सफ़ेद अशोक चक्र जो होता है वो इतना चौड़ा होता है सफ़ेद रंग की पट्टी के बराबर और इसमें 24 कमानियाँ होती है। इस चक्र की अपनी एक पृष्ठभूमि होती है। वाराणसी के पास सारनाथ में एक स्तंभ है। इसे सम्राट अशोक ने महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश की याद में बनवाया था, यानी वाराणसी के पास में ही सारनाथ में एक स्तंभ बना हुआ है और ये स्तंभ किसने बनाया था? सम्राट अशोक ने बनाया था। किसकी याद में बनाया था? महात्मा बुद्ध ने जब प्रथम उपदेश दिया था
उनकी याद में इस स्तंभ को उन्होंने बनवाया था। अब ये इस स्तंभ के ऊपरी भाग को भारत सरकार ने अपनी राज मुद्रा के रूप में अपनाया है। यानी ये जो चिन्ह है, अशोक स्तंभ का जो चिन्ह है, उसे भारत सरकार की जो राज मुद्रा है, नोट है, सिक्के हैं, उसमें चित्र के रूप में दर्शाया ये जाता है, इसे अपनाया गया है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का चक्र इसी अशोक स्तंभ से लिया गया है। यानी ये अशोक का स्तंभ जो है, इसी से हमारा जो चक्र है, राष्ट्रीय ध्वज का चक्र है, इसी से लिया गया है। और यह जो चक्र है गतिशीलता, उन्नति और परिवर्तन की ओर संकेत करता है। यानी जीवन में चलते रहने की, जीवन में आगे बढ़ने की और बदलाव की प्रेरणा की ओर हमें प्रेरणा देता है, संकेत ये करता है, इशारा करता है। और यह धर्म का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता है कि ये धर्म के अनुसार हमें चलना चाहिए, धर्म का रास्ता अपनाने की प्रेरणा हमें देता है। अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए। यानी हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है, हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य होता है। यानी जितने भी भारतवासी हैं, उनका ये कर्तव्य है कि वो अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान को वो प्रकट करें। केसरिया रंग को हमेशा ऊपर की ओर रखा जाता है। यानी केसरिया रंग की जो पट्टी है, उसे हमेशा ऊपर की ओर रखा जाता है। और ध्वज को फहराते समय सावधान की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए। यानी सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी होगी। और जब हम इस ध्वज को फहराएंगे, राष्ट्र के लिए जो कार्यक्रम होते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी, जब हम इस झंडे को फहराएंगे, तो इसको फहराते समय जैसे ही ये झंडा हम फहरा देंगे, तो उस समय जब हम राष्ट्रगान गाते हैं, तो हमें सावधान की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए, क्योंकि उससे हम अपने देश के प्रति सम्मान को प्रकट करते हैं। हमारा देश का जो प्रतीक चिन्ह है, राष्ट्रीय ध्वज, उसके प्रति हम सम्मान प्रकट करते हैं। सावधान की मुद्रा में खड़े होने का मतलब है कि हम अपने देश के झंडे के प्रति हम सम्मान बता रहे हैं, सम्मान प्रकट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे देश का राष्ट्रगान दिया हुआ है, जो कि हम राष्ट्रीय कार्यक्रमों में झंडा फहराते समय गाते हैं या फिर अपनी प्रार्थना सभा में गाते हैं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रगान दिया हुआ है, जिसे हम 52 सेकंड में गाते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। इस प्रकार हम इसको गाते हैं और ये राष्ट्र के ध्वज के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए गाया जाता है। तुम इसे विद्यालय की प्रार्थना सभा में अवश्य गाते होंगे। यानी हम विद्यालय में जो हमारी प्रार्थना होती है, तब हम इसे गाते हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस एवं अन्य राष्ट्रीय समारोह में इसे गाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के तुरंत पश्चात इसे गाया जाता है। जैसे ही हम राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, तो उसके तुरंत बाद हम इसे गाते हैं। और कई बार राष्ट्रगान की केवल धुन बजाई जाती है। यानी कई अवसरों पर सिर्फ इसकी धुन हमें हारमोनियम पर इसे बजाया जाता है। राष्ट्रगान की रचना महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। यानी जो राष्ट्रगान है, जो हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए गाते हैं, उसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। यह पूरा गीत 5 पदों में है। 5 पदों में इसको बांटा गया है, पर राष्ट्रगान के लिए केवल एक ही पद गाया जाता है। यानी राष्ट्र के लिए जब इसको गाया जाता है, तो सिर्फ इसका एक पद ही गाया जाता है। 24 जनवरी सन 1950 को इस गीत को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। यानी 24 जनवरी सन 1950 को इसे राष्ट्रगान मान लिया गया था देश के लिए। वैसे इस गीत को सर्वप्रथम 27 दिसंबर सन 1911 को
कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। यानी पहली बार ये 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, वहाँ पर इसे गाया गया था। इस राष्ट्रगान में मातृभूमि की प्रशंसा की गई है। यानी इस पूरे राष्ट्रगान में जो भारत की मातृभूमि है उसके बारे में तारीफ की गई है। यह गान सहिष्णुता और राष्ट्रीय एकता को संदेश देता है। यानी हमें यह सहिष्णुता और राष्ट्र के प्रति हमें मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, इसका हमें संदेश ये देता है। जब इसे गाया जाता है या बजाया जाता है तब हमें सावधान की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए। इसे निर्धारित समय में उचित आरोह अवरोह के साथ गाना चाहिए। यानी इसके लिए जो हमने देश के लिए इस राष्ट्र गान के लिए जो समय निश्चित है उतने ही समय में इसे गाना चाहिए, और कि कहाँ हमें उचित आरोह अवरोह का प्रयोग करना है। कहने का मतलब है कि कहाँ हमें ऊंची आवाज़ में बोलना है, कहाँ हमें अवरोह नीचे की आवाज़ में बोलना है, कहाँ पे हमें लय ताल के अनुसार हमें ये गाना चाहिए। और ये गाते समय सावधान की मुद्रा में खड़े होना चाहिए, चाहे यह इसकी ध्वनि बजाई जा रही हो या इसे गाया जा रहा हो। तो इससे क्या होता है कि देश के प्रति हमारा सम्मान, जो हम आदर करते हैं देश का, वो प्रकट होता है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। तुमने इस चिन्ह को सिक्के, नोटों तथा सरकारी कागज पर अंकित देखा होगा। ये एक चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है आपकी किताब में। इस चिन्ह को आपने सिक्कों पर और नोटों पर देखा होगा। आओ इनके बारे में जानें। यह चिन्ह सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। यानी ये जो मुद्रा के ऊपर जो चिन्ह बना हुआ था ये सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। इस स्तंभ के बारे में पीछे बताया जा चुका है, जो हमने अशोक चक्र के बारे में पढ़ा था, तो इसके बारे में भी बताया गया है। इसी स्तंभ के शिखर पर शीर्ष भाग में राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी इसका जो चिन्ह है, इसका शिखर का जो शीर्ष भाग है उसको राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में अपना लिया गया है। इसे राज मुद्रा के रूप में भी अपनाया गया है। यानी राज्य की जो मुद्रा है जिसे हम पैसे के रूप में अपनाते हैं, उसमें भी इसे अंकित किया गया है। यह चिन्ह दो भागों में है, शीर्ष और आधार। यानी ऊपर का शीर्ष और आधार भाग, दो भागों में ये बटा हुआ है। शीर्ष भाग में 3 शेर दिखाई देते हैं जो पट्टीनुमा आधार पर पीठ से पीठ मिलाए हुए हैं। जब हम इसको देखेंगे तो इसमें 3 शेर की आकृति हमें दिखाई देगी, जो कि आपस में चिपक कर एक दूसरे से पीठ मिलाकर खड़े हैं। अब देखिए, ये वास्तव में 4 शेर हैं, परंतु चौथा शेर चित्र में दिखाई नहीं देता। यानी जब हम इसको सामने से देखते हैं तो हमें 3 शेर की आकृति हमें दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर हमें चौथा शेर दिखाई नहीं देता है। चौथा शेर, क्योंकि हम सामने से इस चित्र को देख रहे हैं तो 3 शेर हमें खड़े दिखाई देते हैं। आधार भाग में बाईं ओर एक घोड़ा, एक वृषभ मतलब होता है बेल, और बीच में एक चक्र दिया हुआ होता है। उल्टे हाथ की तरफ हमें एक घोड़ा दिखाई देगा और सीधे हाथ की तरफ हमें एक बेल दिखाई देगा, और बीच में एक चक्र हमें दिखाई देगा जब हम इसको नीचे की ओर से देखेंगे। और इसके नीचे देवनागरी लिपि में लिखा है सत्यमेव जयते, जिसका मतलब होता है सत्य की ही जीत होती है। ये लिखा हुआ होता है इस चिन्ह के नीचे की ओर, जहाँ घोड़े और शेर की आकृति होती है। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के समान राष्ट्रीय चिन्ह का भी बहुत महत्व होता है। जिस प्रकार हमारे देश का झंडा और हमारे देश का जो राष्ट्रगान है उसके लिए सम्मान हम प्रकट करते हैं, तो उसका हमारे लिए महत्व होता है, उसी प्रकार इस चिन्ह का भी हमारे लिए बहुत महत्व होता है। चक्र जो होता है वो गति और खुशहाली का प्रतीक होता है। यानी ये जो चक्र दिया हुआ है, यानी ये चलते रहने का और खुशहाली का प्रतीक चिन्ह माना गया है। शेर जो है वो साहस एवं शक्ति का प्रतीक माना गया है। यानी शेर का जो चिन्ह इस आकृति में दिया गया है वो साहस और शक्ति का प्रतीक माना गया है। और जो घोड़े का चिन्ह दिया हुआ है वो ताकत एवं चाल मतलब चलने की गति का प्रतीक माना गया है। वृषभ मतलब बेल, कठिन परिश्रम यानी बहुत ज़्यादा परिश्रम करने, स्फूर्ति मतलब होता है ताजगी को दर्शाता है। इन गुणों को देश के नागरिकों को अपनाना चाहिए। यानी इस चिन्ह के माध्यम से इस गुणों को हमारे देश के नागरिकों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, इन गुणों को अपनाना चाहिए। तुमने पढ़ा ही होगा कि कलिंग युद्ध के भीषण नरसंहार को देखकर
सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था। यानी सम्राट अशोक जो थे, उन्होंने जब कलिंग युद्ध को देखा तो उसमें बहुत सारे लोगों की जाने गई थी। तो उन्होंने इस युद्ध को देखा तो उनका जो हृदय था वो बदल गया था। उसके द्वारा निर्मित स्तंभ से इस चिन्ह को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाकर भारत सरकार ने शांति एवं भ्रातृत्व की भावनाओं को में अपना दृढ़ विश्वास प्रकट किया है। यानी इस चिन्ह के माध्यम से चिन्ह का निर्माण करना इस स्तंभ के द्वारा, ये राष्ट्रीय चिन्ह में अपनाकर जो भारत सरकार है हमारी, उन्होंने हमारे देश के लिए शांति और भाईचारे की भावनाओं और पक्का विश्वास को प्रकट किया है। इस प्रकार हमने हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में, जो कि हमारा तिरंगा झंडा होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में पढ़ा। तो इस प्रकार हमने इस पाठ में इन सभी राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में पढ़ा। इस प्रकार हमारा ये पाठ पूर्ण हुआ। धन्यवाद।